नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव आपके बीच आज पढ़ेंगे प्राचीन मौर्य वंश। क्योंकि मौर्य वंश एक ऐसा इतिहास का सब्जेक्ट है कि हर एक कंपटीशन में, हर एक एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन कर देता है। तो मौर्य वंश के बारे में समझेंगे, क्योंकि मौर्य वंश, यही मौर्य वंश में जो है कि अखंड भारत का निर्माण हुआ और एक बहुत बड़ा साम्राज्य का स्थापना हुआ। तो जो है कि मौर्य वंश का शासनकाल हम देखते हैं 322 BC से लेकर के 185 BC तक रहता है। यानी जो है कि 137 वर्ष जो है कि मौर्य वंश का शासन कर रहता है। तो इसमें महत्वपूर्ण जो है कि 10 शासक रहते हैं, कोई 9 शासक बताया जाता है। तो खासकर जो है कि खासकर इसमें जो महत्वपूर्ण शासक है उसी को हम लोग समझेंगे, क्योंकि दिमाग को दही बनाने से कोई मतलब है नहीं। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस वंश में जो है कि अखंड भारत का निर्माण हुआ, एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ। तो इसे साधारण बात है नहीं, बहुत सारा युद्ध करना पड़ा। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो खासकर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसमें टोटल 10 शासक होते हैं। तो महत्वपूर्ण है, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके लड़के जो है कि बिंदुसार। याद रखें, बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि एक होता है बिंबिसार, जहाँ कन्फ्यूज होता है, उसके बारे में समझना है। क्योंकि यही कन्फ्यूज कर देता है, आपके एग्जाम के समय आपको कन्फ्यूज कर दिया जाता है और जो है कि सस्पेंशन हो जाता है इसी में। तो ये जो है कि बिंदुसार हैं। एक हम बिंबिसार के बारे में पढ़े हैं, जो बिंबिसार हम वीडियो एक डाल चुके हैं, जो कि मगध का उत्कर्ष वीडियो 1। तो उसमें जो है कि आपका बिंबिसार को पढ़ने को मिलेगा कि बिंबिसार ने जो है कि हर्यंक वंश की स्थापना की। तो ये बिंबिसार अलग हैं। ये बिंदुसार हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के रहते हैं। इनका लड़का जो है कि अशोक रहते हैं। याद रखें, अशोक महान। अशोक महान जो है कि बिंदुसार के लड़के रहते हैं। तो खासकर एक अंतिम शासक मौर्य वंश का, जिनका नाम है बृहद्रथ। तो आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगले क्रम में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर इतिहास से डर लगता है वो हमसे संपर्क करें। अगर जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ आप कमेंट करें, आपको हम बताएंगे कि कहाँ सस्पेंशन हो रहा है, उसका क्या मतलब है। तो आपको जो है कि बताया जाएगा। तो आज पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो आइए समझ लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, तो एक ही व्यक्ति का 3 नाम रहता है, यहाँ भी कन्फ्यूज होता है, आपको याद रखें। चंद्रगुप्त का जो है कि गुरु, जिनका नाम है चाणक्य। याद रखें, चाणक्य। इन्हीं का नाम जो है कि कौटिल्य रखा जाता है। याद रखें, कौटिल्य आपको कन्फ्यूज कर देता है। कौटिल्य आया है विष्णुगुप्त। ये इन्हीं व्यक्ति का जो है कि 3 नाम रहता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। किसका? चाणक्य का ही और 2 नाम रहता है। तो एक ही व्यक्ति का 3 नाम है, या कन्फ्यूज नहीं होना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध का शासक, जो नंद वंश का शासक रहते हैं, इनका नाम रहता है घनानंद, उनको हरा करके 322 में मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना की। किनको हरा कर? मगध के जो शासक हैं नंद वंश का, घनानंद। तो घनानंद और चाणक्य में क्या विवाद रहता है, तो एक हम चाणक्य का अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें घनानंद से संबंधित आपको जानकारी मिल जाएंगी। तो आप शांति बनाए रखें। तो ये जो है कि आज इसमें हम पढ़ेंगे कि जो है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC में जो है कि घनानंद हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की। यहाँ करेक्ट हो गया। उसके बाद जो घनानंद थे, याद रखें, घनानंद। तो घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और घनानंद की एक लड़की रहती है, जिनका नाम था दुधारा। याद रखें, दुधारा। तो दुधारा से क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी करते हैं। तो ये प्रथम पत्नी रहती है किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का। यहाँ भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की लड़की दुधारा से शादी की और प्रथम लड़की रहती हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो महत्वपूर्ण युद्ध है उसके बारे में समझेंगे, कि जहाँ कन्फ्यूज होता है, जिसके माध्यम से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो वो युद्ध होता है 305 BC में। याद रखें, 305 BC में। तो 305 BC में युद्ध होता है, तो किससे होता है? वो सेल्यूकस निकेटर। याद रखें, सेल्यूकस निकेटर। याद रखें, सेल्यूकस निकेटर। तो यहाँ भी कन्फ्यूज होगा कि भाई सेल्यूकस निकेटर कौन है। तो सेल्यूकस निकेटर वही है जो सिकंदर ने 326 BC में भारत पर आक्रमण किया
और पोरस के साथ जो युद्ध हुआ उसके बाद जो है कि 325 में वो ब्यास नदी से जब वापस लौट गया सिकंदर ने, तो अपना सेनापति जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, अपना सेनापति सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने जो भाग जीता था भारत में या भारत के समीप, उसको जो है कि सेल्यूकस निकेटर को प्रभाव सौंप दिया कि आप यहाँ के शासक बन करके राज चलाओ। तो वही सेल्यूकस निकेटर से जो है कि 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई होता है, जिसमें जो है कि सेल्यूकस निकेटर की हार होती है। यहाँ तक कंफर्म हो गया। जब हार होती है तो यहाँ भी एक रिलेशन होता है। रिलेशन का मतलब यह है कि सेल्यूकस निकेटर की एक लड़की रहती है जिनका नाम था हेलेना, याद रखें हेलेना। तो हेलेना से जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शादी होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का द्वितीय शादी होती है, वो अभी जो है कि दुधारा के अनुमति से दुधारा से ही परमिशन चंद्रगुप्त मौर्य लेते हैं। तो दूसरा का शादी किसे की? हेलेना से। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी लड़की थी? तो सेल्यूकस निकेटर की। तो यहाँ भी एक जो है कि नियम पारित होता है, जो चाणक्य ने नियम लगाया किसे? हेलेना से, कि अगर आपको शादी होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, तो जो आपके लड़के होंगे वो भारत के या शासक नहीं बनेंगे, क्योंकि हेलेना एक विदेशी लड़की थी। तो हर एक इंसान को अपना देश से प्रेम रहता है, ये चाणक्य का कहना है। तो चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की हेलेना से, तो उस समय जितने मतलब सेल्यूकस निकेटर से जीते हुए राज्य को या जीते हुए जितने हाथी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी देते हैं। जो जीता हुआ हाथी में था उसको वापस कर दिए। तो इसके बदले सेल्यूकस निकेटर ने थोड़ा, हम एक चित्र बना लेते हैं उसके हिसाब, यहाँ थोड़ा एक हम मानचित्र बना लिए हैं, थोड़ा सा इसको आप समझ लें। क्योंकि जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, तो सेल्यूकस निकेटर ने जब हराने के बाद जब शादी होती है, तो जितने जीते हुए हाथी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी देते हैं। तो इसके बदले सेल्यूकस निकेटर ने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासक राज में भेजते हैं, जिनका नाम था मेगास्थनीज। जाके मेगास्थनीज, इसको याद रखें। मेगास्थनीज को जो है कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजते हैं। और क्या किए कि जो यहाँ आपका जो है कि आपका गंधार है, याद रखें गंधार। उसके बाद यहाँ जो है कि काबुल, वो काबुल जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, यानी जो है कि 4 राज्य देते हैं सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को। गंधार, काबुल, हेरात, याद रखें हेरात और मकरान। अब इसको थोड़ा देख लेना है कि काबुल, गंधार, हेरात, मकरान जो है कि 4 प्रांत जो है ना कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। तो ये सब देने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के साथ पूरे भारत को जो है ना कि भ्रमण की और भारत को एकमात्र एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद अखंड भारत का निर्माण की, जो कभी कोई शासक नहीं किया था। तो यहाँ भी एक बनता है, क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि पूरे साम्राज्य को, एक विशाल साम्राज्य खड़ा की, वो आज तक कोई शासक नहीं किया। तो यहाँ भी समझ लेना है। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने एक केंद्र प्रणाली लागू की, क्योंकि इतना बड़ा राज्य को चलाने के लिए एक केंद्र में राजा होना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, यहाँ भी समझना है, यहाँ कन्फ्यूज होता है, कृपया यहाँ समझें आप कि यहाँ जो है कि ये काबुल, मकरान, गंधार, हेरात जो है कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। तो इससे पूरे भारत और विशाल हो गया। तो यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कि भारत को चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 प्रांतों में विभाजित किया। एक जो है कि ये उत्तरी पंथ, नीचे जो है कि दक्षिणी पंथ, याद रखें दक्षिणी पंथ, ये जो है कि पूर्वी पंथ, और बीच में जो है कि अवंती, याद रखें बीच में अवंती। तो एक सीरियल ऐसे जो है कि तो पूछता है कि मौर्य वंश में कितने भारत को कितने प्रांत को विभाजित किया गया था। तो मौर्य वंश अगर पूछता है तो इसमें 5, याद रखें 5। और इसमें अगर पूछ दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने भारत को कितने प्रांत में विभाजित किया, तो वो 4। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का एक पोता रहते हैं जो अशोक। तो अशोक ने यहाँ कलिंग पे जो है कि उड़ीसा के क्षेत्र है कलिंग, तो कलिंग की राजधानी जो तोसली थी, तो उसको जीत करके अब वहाँ जो कि 5 शामिल कर देते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूज होता है, आपको कन्फ्यूज कर दिया जाता है एग्जाम के समय। तो यहाँ खास कर ध्यान रखना है।
तो सीरियल वाइज हम देख लेते हैं कि जो है कि उत्तरी प्रांत, उत्तरी पंथ जिसकी राजधानी है तक्षशिला, याद रखें तक्षशिला बनाई गई। ये दक्षिणी है तो दक्षिणी याद रखें, दक्षिणी पंथ की राजधानी जो है कि स्वर्णगिरी बनाया गया, याद रखें स्वर्णगिरी बनाया गया। और जो है कि जो पूर्वी प्रांत है तो पूर्वी, याद रखें पूर्वी पंथ को जो है कि राजधानी आपको बनाया गया पाटलिपुत्र, जो अभी पटना का क्षेत्र है पाटलिपुत्र, जिसको केंद्र बनाया गया केंद्र। ये बीच में एक अवंती बनाया गया, तो अवंती की राजधानी जो है कि आपका उज्जैनी बताया जाता है या उज्जैन, जो अभी वर्तमान में जो है कि मध्य प्रदेश में है। तो ये जो क्षेत्र है उत्तरी पंथ वाला, तो ये पूरा ये कवर किया, ये दक्षिणी वाला पूरा ये कवर कर लिया, पूर्वी वाला ये कवर कर लिया, बीच में जो है कि अवंती कवर कर लिया। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो ये खासकर क्वेश्चन में कंफ्यूज कर दिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कितने प्रांत को विभाजित किया गया। तो ये जो है कि 4 प्रांत को विभाजित किया गया। यही अगर पूछा जाए कि मौर्य वंश में कितने प्रांत को, भारत को कितने प्रांत में विभाजित किया गया, तो वो जो है कि 5 प्रांत में, क्योंकि अशोक ने एक यहाँ आपका याद रखें कलिंग, जो कलिंग की लड़ाई होती है अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि 261 में, तो कलिंग की लड़ाई होने के बाद जो कलिंग का राजधानी है तोसली को जीत करके इन्होंने, अशोक ने 5 प्रांत को बना दिया। तो अगर ये पूछा जाए कि अशोक के शासनकाल में कितने प्रांत बने, तो वो 5 यहाँ कंफर्म रखना है। अगर मौर्य वंश में पूछा जाए तो भी 5, अगर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कितने प्रांत हुए तो वो 4, क्योंकि लास्ट में जो है कि अशोक ने इसको इसमें शामिल किया। तो यहाँ तक हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, खासकर ये पूछा जाता है। अब अगले क्रम में बढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब लास्ट समय आता है तो उन्होंने जैन धर्म को अनुयायी बन जाते हैं, जैन धर्म को अनुयायी बन जाते हैं। तो ये खासकर याद रखना है कि जब जैन धर्म को अनुयायी बनते हैं तो 14वीं शताब्दी में उसी समय जैन धर्म का पहला संगीति होती है, याद रखें जैन धर्म का अनुयायी बन जाते हैं। और 14वीं शताब्दी में यानी पाटलिपुत्र में आपका जैन संगीति होता है, पहला जैन संगीति होता है, इसको खासकर याद रखें। और जब जैन धर्म को 2 भाग में बांट दिया गया, एक श्वेतांबर एक दिगंबर, तो जो दिगंबर का स्थापक जो है कि संस्थापक थे जिनका नाम था भद्रबाहु, याद रखें भद्रबाहु। तो भद्रबाहु से ही आशीर्वाद लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि जैन धर्म का अनुयायी बन गए। आज अपना अंतिम समय उन्होंने श्रवणबेलगोला में बिताई, याद रखें श्रवणबेलगोला में बिताई। और जो है कि 298 BC में यानी 24 वर्ष शासन करने के बाद उन्होंने जैन धर्म के अनुसार अपना अन्न त्याग दिया, उसके बाद जो है प्राण त्याग दिया, कितने 298 में। अब क्या है कि उनके माध्यम से कुछ पुस्तक लिखा गया है। तो खासकर कंपटीशन में यही पूछा जाता है कि पुस्तक कौन कौन सी पुस्तक थी, तो उसको याद रखें। सबसे पहला पुस्तक जो है कि खुद जो है कि अर्थशास्त्र, याद रखें अर्थशास्त्र जो खुद ने चाणक्य ने लिखा है, याद रखें चाणक्य, उसको जो है कौटिल्य भी उनको कहा जाता है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इसको भी याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है, विष्णुगुप्त। उसके बाद एक आता है इंडिका। तो अभी हम पढ़े कि जो सेल्कुस निकेटर को जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, तो सेल्कुस निकेटर ने अपना एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम था मेगास्थनीज, तो वही मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, याद रखें मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, ठीक है। एक आता है मुद्रा राक्षस, याद रखें मुद्रा राक्षस, तो जिन्होंने विकास दत्त ने लिखी, याद रखें विकास दत्त ने लिखी। तो इसमें ये लिखा जाता है कि जो है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे कूटनीति से राज्य व्यवस्था जो है कि स्थापित की, तो ये विकास दत्त ने लिखी। तो इसे भी बहुत सारा मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे भी जो है कि आपका पुराण हो गए, उसके बाद बौद्ध संगीति हो गया, जैन ग्रंथ हो गया, बौद्ध ग्रंथ हो गया। तो उसके बाद और आता है जैसे अशोक का स्तूप आता है, उसे भी जानकारी मिलती है, अभिलेख आता है, उसे भी जानकारी मिलती है। तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। एक बात और आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अगर जातिवाद देखा जाए तो जो उनका जैन ग्रंथ है या जो है कि बौद्ध ग्रंथ में उसको उसमें क्षत्रिय बताया गया है, लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ है
जो ब्राह्मण ग्रंथ हो गया या जो है कि पुराण हो गया, तो उसमें उनको सूत्र बताया गया है। तो जात से जो है कि आज तक क्वेश्चन नहीं किया जाता है और न ही जात के बारे में कहीं महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के संबंधित जानकारी था। अगले वीडियो में उनके वंशज जैसे बिंदुसार, अशोक महान के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।